एक्सेप्ट माई मिस्टेक, नहीं इट्स एक्सेप्ट माई मिस्टेक, नहीं एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, दे आर डूइंग समथिंग फनी, आ जाते हैं करने, कोई ट्रांसफार्मर के बाद वायर चेंज कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर बाद बेल बजाते हैं कि जी इसको यहाँ अपडेट करो वहां पे करो। uh, हम्म, बावड़ा वालों का ख्याल रखिए। क्या बात है, कुर्रतुलैन बावड़ा वाली, इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान को बिजली पहुंचाने में कुर्रतुलैन का हाथ है। इसका मतलब है जब बिजली नहीं आ रही तो कुर्रतुलैन की गलती है। अच्छा, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में कोई भी इदारा जो है, लोगों की गलती नहीं है, लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं है, पाकिस्तान का इदारों का मसला ये है पाकिस्तान में कोई ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वी आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स, उन मसलों का कोई हल नहीं है। तो एनीवेज कल हमने क्या डिस्कस किया था, कीवर्ड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेज इन डॉक्यूमेंट, यानी जो आपने कंटेंट लिखा है, जो आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में कीवर्ड शुड बी द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेज। अच्छा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बार 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 बार, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फ्रेज का मतलब ये है कि अगर आपने 50 कीवर्ड यूज किए हैं तो उन 50 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फोकस्ड कीवर्ड है, वो आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिन इमेजेस में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, हमारे कंटेंट में अगर हम सिर्फ एक प्राइमरी कीवर्ड पे फोकस करें तो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू रैंक, कि एक कीवर्ड का आपको कंपटीशन करना पड़ता है, एक कीवर्ड को आगे लाना पड़ता है, मसला हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आप एक से ज्यादा कीवर्ड्स को यूज करते हो, लेट से आप 50 कीवर्ड यूज कर रहे हो, 50 में से 4-5 कीवर्ड भी आपके रैंक हो जाते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग ट्रैफिक। ठीक हो गया। अच्छा, इस वजह से जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने हमेशा माइंड में रखना है। अब जब हम कंटेंट में ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, हम सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते, हम सेकेंडरी कीवर्ड्स की भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और कल जितने खूबसूरत सवाल गुलशन ने पूछे, और जितना सीरियस होकर गुलशन सवाल पूछती हैं, ठीक है, मुझे तो मजाक करना ही भूल जाता है, बट द क्वेश्चंस व्हिच गुलशन आस्क्ड यस्टरडे, दैट वाज वेरी ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसकी रीजन ये है कि आप सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड पे फोकस नहीं करते, आपका फोकस सेकेंडरी कीवर्ड पे भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप आर्टिकल में 50 कीवर्ड्स को देख रहे हो तो आउट ऑफ दोज 50 कीवर्ड्स कुछ डिफरेंट भी होंगे, कुछ थोड़े से इरेलीवेंट भी होंगे। आपका जो मेन फोकस है ना, वो प्राइमरी कीवर्ड से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पूरा कंटेंट बेस ही आपके प्राइमरी कीवर्ड पे कर रहा है, और जो आपके बाकी कीवर्ड्स हैं, जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, वो ड्राइव भी प्राइमरी कीवर्ड से हुए हैं। तो अल्टीमेटली इसलिए आपका मेन फोकस किस चीज पे होना चाहिए, हमेशा प्राइमरी कीवर्ड पे होना चाहिए। हमेशा किस पे होना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है कंटेंट लेंथ। आपको पता भी नहीं है कि आपको चीजें फिंगर टिप्स पे याद होती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप जिस जगह जाके बैठेंगे बात करेंगे तो एक दफा लोगों को पता चलेगा कि बच्चे कैसे सीख के आए हैं। कि कंटेंट लेंथ जितनी ज्यादा होगी, आप उतने ज्यादा कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो, आप उतने ज्यादा कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, और आपकी जितने ज्यादा कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज होंगे उतने ज्यादा कीवर्ड्स के इंडेक्स होने के चांसेस हैं। जितने ज्यादा कीवर्ड्स आपके इंडेक्स होंगे उतने ज्यादा कीवर्ड्स के रैंक होने के चांसेस हैं, और जितने ज्यादा कीवर्ड्स रैंक होंगे उतने ज्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस, और जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी उतने ज्यादा पैसे आने के चांसेस हैं। ठीक है, मीनवाइल जैसा कि लोग प्लान करते हैं कि हम मुर्गियां खरीदेंगे, मुर्गियों अंडे देंगी, अंडों से चूजे निकलेंगे, चूजे मुर्गियां बनेंगे, मुर्गियां ज्यादा होंगी,
मुर्गियां ज्यादा होंगी तो ज्यादा अंडे आएंगे, जब ज्यादा अंडे आएंगे तो हम बेकरी ओपन करेंगे एंड वी विल मेक मनी। तो सेम सेम वे, दैट वाज द शेख चिली वाला ड्रीम बेसिकली, बट दैट इज द एक्चुअल वे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दैट इज द एक्चुअल एक्शन टू टेक। देन आ जाता है आपका कीवर्ड डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कीवर्ड डेंसिटी, कि आप अपने कंटेंट में कीवर्ड को कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यस इट्स नॉट रॉन्ग, ऑब्वियसली ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो पानी आपके कमरों में भी आ जाता है। तो दिस इज अंडरस्टूडेबल। हमारे यहाँ हम वैसे वैसे ना, अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में जानबूझ के, वैसे मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छी बात थी, लेकिन जानबूझ के बातों के पतंगड़ बनाए जाते हैं। अच्छा, तो कीवर्ड डेंसिटी जो है, कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है कि आपके कंटेंट में जो कीवर्ड है वो कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज्यादा है और कंटेंट नेचुरल हो गया, तो इसको हम कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। क्या कहते हैं? कीवर्ड स्टफिंग। जब आप कीवर्ड स्टफिंग करते हो तो फिर क्या होता है, आपने 1,000 रुपए का पिज्जा लिया। एक बार हम यूनिवर्सिटी में थे, नए नए यूनिवर्सिटी में गए, तो मैंने चाट मंगवाई। तो उसने चाट ला के रखी, दूसरे चोर भी चाट खा रहा है, तीसरा भी चाट खा रहा। नए नए स्टूडेंट थे, पैसे होते नहीं थे, चाट चाट खाते थे। तो मेरा एक दोस्त था, वो बड़ा बदतमीज था। उसने क्या किया, उसने केचप की बोतल उठाकर मेरी चाट के ऊपर बहुत सारा केचप डाल दिया। जब उसने सारा केचप डाल दिया, तो जो चाट में से मुझे केचप का ही टेस्ट आ रहा था, जो एक्चुअल चाट का टेस्ट था वो खत्म हो गया। तो उसी तरह जब आप अपने कंटेंट में कीवर्ड स्टफिंग कर देते हो, तो जो कंटेंट की नेचुरल फील होती है ना, जो कंटेंट का नेचुरल कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो खत्म हो जाता है। आपको हर जगह पे आपका कीवर्ड डांस करता है, नाचता घूमता फिरता नजर आता है। तो इस वजह से आपके बड़े ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं, आगे एक चीज आती है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। ठीक है, अब एलएसआई कीवर्ड्स कौन से हैं? एलएसआई कीवर्ड हेल्प सर्च इंजन एग्जैक्ट मीनिंग फ्रॉम वर्ड्स विद मोर देन वन फीलिंग्स, विद मोर देन वन मीनिंग्स। यानी वो वर्ड जिसका एक से ज्यादा मीनिंग बन रहा होता है, वो गूगल को स्पेसिफाई करते हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग है। जैसे मैं कहूँ ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर से क्या पता चल रहा है? मेंटेन करना है, बढ़ाना है, कम करना है। तो जब आप ब्लड प्रेशर के साथ रिड्यूस लिखते हो, सो रिड्यूस इज एलएसआई कीवर्ड। ठीक है, जब आप उसके साथ रिड्यूस लिखते हो, तो फिर क्या होता है, वो कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करता है। तो एलएसआई कीवर्ड्स कंटेंट के टाइटल में भी होना चाहिए। अब आप परेशान हो रहे हो कि सर टाइटल में हम एलएसआई कीवर्ड कैसे डालेंगे? हो रहे हो परेशान? आर यू गेटिंग वरी कि सर मेटा टाइटल में हम एलएसआई कीवर्ड्स कैसे डालेंगे? भाई जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाते हो मेटा टाइटल में, तो वो एलएसआई कीवर्ड बन नहीं जाता है ना। हाउ टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर विद एक्सरसाइज एट होम, क्या ये टाइटल में एलएसआई कीवर्ड नहीं आ रहा? अब आप गूगल में लिखते हो मेक मनी। अब गूगल डोंट नो हाउ टू मेक मनी थ्रू जॉब, मेक मनी थ्रू सर्विसेज, मेक मनी थ्रू फ्रीलांसिंग। लेकिन जब आप लिखते हो मेक मनी ऑनलाइन, तो क्या ये एलएसआई कीवर्ड नहीं? तो आप कहते हो 20 बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2021, तो क्या इसमें एलएसआई कीवर्ड नहीं आ रहा? देन आ जाता है कि आप अपने कंटेंट में भी एलएसआई कीवर्ड यूज करो, क्योंकि जब आप अपने कंटेंट में एलएसआई कीवर्ड यूज करोगे, तो वो एलएसआई कीवर्ड्स आपके कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करेंगे आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग्स के साथ। समझ आ रही है? यहां तक हो कंफ्यूजन? सब क्लियर?
यहां से हम आगे चलते हैं, आगे आता है पेज लोडिंग स्पीड। अब मैं आपको एक ऐसा कमाल का पॉइंट बताने जा रहा हूं कि आपको लग समझ जाएगी गूगल आपसे करता क्या है। एक कीवर्ड है, उसको कहते हैं बाउंस रेट। क्या कहते हैं? ओए, बदतमीज, वर्ड ही नहीं चल रहा, हम क्या करें? क्या करेंगे क्या हम लाइफ में? बिजली नहीं चलती, बिजली चलती है तो इंटरनेट नहीं चलता, इंटरनेट चलता तो वर्ड चलना छोड़ जाता है। हम लोग काम करते हैं ना, सरकारी मुलाजिम तो नहीं है, एफर्ट्स करते हैं, दिन में 18-18 घंटे काम करते हैं। तो जब लाइट जाती है ना, और हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं नहीं, और एक बंदा 18-18 घंटे मेहनत कर रहा है, उसके बाद उसको यूपीएस भी खरीदने पड़े, उसके बाद उसको। वर्ड बैड कहाँ पर है? तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे आप अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, हम एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए, पॉजिटिव रेवोल्यूशन लेकर आए। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी पता हो। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आप अपनी अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं, और अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के बाद आप कहें जनाब, हम इस रियासत के अच्छे शहरी हैं, अब हमें हमारे राइट्स दिए जाए। तो अगर हम राइट्स लेना चाहते हैं, तो पहले जरूरी क्या है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करें। ठीक है? समझ आ रही है? अच्छा जी, यहां तक आ गए। बाउंस रेट, बाउंस रेट क्या है जी? बाउंस रेट का मतलब ये है कि एक वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट है जी। आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। मैंने स्टार्टअप स्टोरीज इस पे पब्लिश की, मैंने इस पे आर्टिकल्स पब्लिश किए, सक्सेस स्टोरी पब्लिश की, बड़े ऑथेंटिक आर्टिकल्स लिखे। लेकिन 1.5 साल हो गया मैं इस पे काम ही नहीं कर रहा। तो जब आप जिस चीज पे काम करना छोड़ देते हो, फिर इट स्टार्ट मेकिंग ट्रैफिक फॉर यू। ठीक है? अच्छा, अब जनाबे वाला ये वेबसाइट है मेरी, बल्कि मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, गौर से मेरी बात सुनना। मैंने ओपन किया गूगल, और मैंने लिखा रिड्यूस ब्लड प्रेशर, और लेट से मैंने जनाबे वाला ये वाला आर्टिकल खोल लिया। अब ये आर्टिकल देखिए, ये इतना कंटेंट है। अब गूगल के पास ना बैकएंड पे फॉर्मूला लगा हुआ है। गूगल को पता है कि अगर इस आर्टिकल के 1200 वर्ड्स का कंटेंट है, अगर इस आर्टिकल में 1200 वर्ड्स का कंटेंट है, तो इस आर्टिकल को पढ़ने में 4 मिनट लगने चाहिए। लेट से मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर इस आर्टिकल में 1200 वर्ड्स का कंटेंट है, तो इस आर्टिकल को पढ़ने में कितने मिनट लगने चाहिए? इस आर्टिकल को पढ़ने में कितने मिनट लगने चाहिए? लेट से लेट से 4 मिनट लगने चाहिए। ठीक है? तो अब लेट से अगर मैं 1 मिनट पढ़ के बैक का बटन दबा देता हूँ, या क्रॉस कर देता हूँ, या बैक का बटन दबा के आर्टिकल से वापस चला जाता हूँ, तो इसका मतलब है, गूगल कहेगा कि इसका मतलब है कि 4 मिनट का आर्टिकल है, तो इसका मतलब है कि 1 मिनट के बाद आर्टिकल का जो कंटेंट है वो इररेलीवेंट हो गया है। आर्टिकल का जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी नहीं रहा, इसलिए बंदा आर्टिकल को बंद करके वापस चला गया। इसलिए बंदा आर्टिकल को बंद करके वापस चला गया। तो उसने आपकी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड करने के बाद वो वापस गया, दिस इज कॉल्ड बाउंस रेट, कि वो कितनी देर में वापस चला गया। ठीक है? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ।
आपको समझ लग रही है? इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ सिंगल पेज सेशंस बाय नंबर ऑफ टोटल सेशंस ऑन योर साइट। देख रहे हैं? तो आपको नहीं समझ लगेगी। तो बाउंस रेट का मतलब है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यूजर जो आपकी वेबसाइट छोड़ के बाउंस बैक चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। ठीक है। मुझे अगेन 5 मिनट्स दिए, मैं आ रहा हूँ वापस। ठीक है, जस्ट 5 मिनट्स।
जी आगे वापस। अच्छा, तो बाउंस रेट क्या था? अगेन लेट मी रिपीट। बाउंस रेट ये है कि जब यूजर्स आपकी वेबसाइट पे जब आते हैं तो वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं। कि एक यूजर जब आपका आर्टिकल खोलता है तो वो आपकी उस आर्टिकल के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करता है। लेट्स से अगर आपका आर्टिकल जो है वो 5 मिनट है, सुनो गौर से सुनना मेरी बात गौर से। अगर आपने जो कंटेंट लिखा है उस कंटेंट की लेंथ इतनी है कि एक यूजर को पढ़ने में 5 मिनट लगने चाहिए। कितने मिनट? एक यूजर को कंटेंट पढ़ने में 5 मिनट लगने चाहिए। और अगर वो 1 मिनट कंटेंट पढ़ के वापस चला जाता है, 4 मिनट आपकी वेबसाइट पे नहीं रुकता, तो इसका मतलब है आपका बाउंस रेट 80% है। आपका बाउंस रेट कितना है? मलाइका का क्या करें, मलाइका को बात ही नहीं समझ आती। हम्म। मलाइका, मलाइका, आपको 5 मिनट लगते हैं एक काम करने में। आपने 1 मिनट जब वेबसाइट पे पढ़ा और आप वापस चली गई, बाउंस बैक कर गई, और 4 मिनट्स आपने नहीं लगाए, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट मैं बता रहा हूँ। आपके कंटेंट की लेंथ इतनी है कि उसको पढ़ने में 5 मिनट्स लगते हैं। कितने? 5 मिनट्स लगते हैं। तो आपने अगर 1 मिनट कंटेंट पढ़ा और 1 मिनट पढ़ने के बाद आपने वापस चले गए और अगले 4 मिनट आपने नहीं पढ़े, अगले 4 मिनट आपने नहीं पढ़े, तो इसका मतलब है कि 1 आउट ऑफ 5 मिनट क्लाइंट यूजर ने आपकी वेबसाइट पे स्पेंड किया। कितना? 1 आउट ऑफ 5 मिनट यूजर ने 1 आउट ऑफ 5 मिनट आपकी वेबसाइट पे क्या किया? स्पेंड किया। तो परसेंटेज का मतलब है कि अगर मैं 5 मिनट को 100 करूं, 100%, तो 1 आउट ऑफ 5 का मतलब है कि 20% उसने स्पेंड किया और 80% स्पेंड नहीं किया। अगर उसने 5 मिनट लगाने थे, उसने 1 मिनट लगाया और 4 मिनट नहीं लगाए, तो उसने अगर 100% लगाने थे तो उसने, इसका मतलब है कि 20% लगाए और 80% नहीं लगाए। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर 1 मिनट आपका कंटेंट या तो इफेक्टिव नहीं है, या इररेलीवेंट नहीं है, या इंगेजिंग नहीं है। दैट्स वाई कस्टमर वापस चला गया। तो 20% स्पेंड किया, 80% नहीं स्पेंड किया, तो इसका मतलब है आपका बाउंस रेट कितना हो गया? 80%। तो बाउंस रेट 80% बहुत ज्यादा है। ठीक है। वो क्या कह रहा है जी? कौन बताएगा इतनी डिटेल डिटेल से पॉइंट्स आपको? वो कह रहे हैं कि अगर 56 to 70% अगर आपका बाउंस रेट है तो ये हाई साइड है, मतलब गलत बात है। अगर आपका जो बाउंस रेट है वो 41 to 55% तक है, तो लेट्स से एवरेज कर लेते हैं इसको। और आपका अंडर 40% अगर आपका बाउंस रेट है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड बाउंस रेट। समझ आ गई? तो अब आपका बाउंस रेट क्यों इंक्रीज होता है? बाउंस रेट इंक्रीज होता है इररेलीवेंट कंटेंट, कॉपीराइट कंटेंट, लेस वैल्यूड कंटेंट, हैवी वेबसाइट, और लोड टाइम। यानी अगर आप वेबसाइट खोलते हो और वो वेबसाइट खुल रही है, लोड हो रही है, हो रही है, हो रही है, लेकिन पेज नहीं खुल रहा, तो उसका मतलब है कि लोड टाइम ज्यादा ले रही है।
हैवी वेबसाइट का मतलब है कि वेबसाइट पे बड़े रिसोर्सेज पड़े हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट जल्दी से खुल नहीं रही, आपका कंटेंट नहीं अच्छा, इररेलेवेंट कंटेंट है, कॉपीराइट कंटेंट है, तो इस वजह से लोग आपके कंटेंट को पसंद नहीं करते। तो अब इसी तरह ये पॉइंट समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया पॉइंट। तो बाउंस रेट जितना कम होगा उतना ही इफेक्टिव होगा। ठीक हो गया? अब देखो, जब आप वेबसाइट बनाते हो ना, जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक डेटाबेस होता है जो कनेक्ट करता है आपकी वेबसाइट को, और एक डिजाइन होता है। यानी जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, सबसे पहले आप डिजाइन बनाते हो। सबसे पहले मोहम्मद रफी, अहमद रफी कम होने का मतलब है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। देखो, बाउंस बैक का क्या मतलब है? वो कितनी जल्दी वापस गया, वो कितनी जल्दी वापस गया। तो अगर 80% है बाउंस बैक, तो उसका मतलब है कि वो 80% पहले ही वापस चला गया। और 20% बाउंस रेट है, तो उसका मतलब है कि वो ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे लगाकर वापस गया। मैंने कब कहा वापस जल्दी जाएगा तो कम होगा? वो जब वापस जा जितनी जल्दी जाएगा आपका बाउंस रेट उतना ज्यादा होता है, और वो जितना ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करेगा बाउंस रेट उतना कम होता है। समझ आ रही है? समझ आ गई? मोहम्मद अहमद रफी साहब, हाय क्या नहीं समझ आ रहा? लगता बादाम नहीं खा रहे आजकल बच्चे। एक वेबसाइट है, आपने एक आर्टिकल लिखा है, दोनों जरा चैट पे आओ मेरे साथ, और उस कंटेंट को पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं। उस सारे कंटेंट को पढ़ने में रीडिंग टाइम कितना लगता है? 5 मिनट्स। लेकिन अगर आप 1 मिनट पढ़ के सिर्फ 1 मिनट स्पेंड करते हो और वापस चले जाते हो, तो उसका क्या मतलब है कि 1 मिनट आपने पढ़ा और अगले 4 मिनट आपने कंटेंट को नहीं पढ़ा। इसका मतलब है कि 1 मिनट के बाद अगले 4 मिनट का कंटेंट या तो इररेलीवेंट है, या लो क्वालिटी है, या अच्छा नहीं है, दैट्स वाई आपने नहीं पढ़ा और आप वापस चले गए। तो इसका मतलब ये है, अगर आपने 1 मिनट पढ़ा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने वेबसाइट पे 20% टाइम स्पेंड किया और 80% टाइम स्पेंड नहीं किया। आपने वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड किया? 20%। 80% टाइम स्पेंड नहीं किया, तो 4 मिनट आप पहले वापस चले गए, तो इसका मतलब है कि 80% पोर्शन आपने कंटेंट का पढ़ा ही नहीं, और आप पहले वापस चले गए, तो आपका बाउंस रेट 80% हो गया। तो आप जितनी जल्दी वापस जाओगे उतना ज्यादा बाउंस रेट होगा, आप जितना टाइम उस आर्टिकल पे स्पेंड करोगे उतना कम बाउंस रेट होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर हुआ है अहमद? अब आपका कंटेंट जितना ज्यादा एंगेजिंग होगा, वेल रिटन होगा, हाँ, तो वेबसाइट पे टाइम टाइम कम लगेगा ना अहमद। वेबसाइट पे जितना कम टाइम लगाओगे बाउंस रेट उतना ज्यादा हो। वेबसाइट पे टाइम टाइम कम लगाने का क्या मतलब है? आप जल्दी वापस चले गए, तो आप जितनी जल्दी वापस चले गए बाउंस रेट उतना ज्यादा हो गया।
अब आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो, आप अपनी फुफ्फो को कॉल करते हो, फुफ्फी जान मैं आ रहा हूं आपके घर, मैं पूरा 1 घंटा आपके घर बैठूंगा, ठीक है। और आप फुफ्फी जान के घर जाके बैठते हो, और ठीक 10 मिनट के बाद आप कहते हो फुफ्फी जान मैं वापस जा रहा हूँ। तो उसका मतलब है कि 10 मिनट के बाद कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपने अगले 50 मिनट स्पेंड नहीं की, ठीक है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि आप 50 मिनट पहले ही वहां से वापस चले गए। तो सवाल यह है कि अगले 50 मिनट आपने वेबसाइट पे स्पेंड क्यों नहीं की, वहां पे स्पेंड क्यों नहीं किए अपनी फूफी या खाला या मामू के घर, ठीक है। तो या तो आपको कोई जरूरी काम पड़ गया था, या उधर कोई ऐसी बात होगी आपको पसंद नहीं आई, या जो खाना बना हुआ था आपको अच्छा नहीं लगा। 100 कैन बी रीजन। तो इसी तरह एक बंदे ने आपकी वेबसाइट पे आके 5 मिनट स्पेंड करने थे, वो 1 मिनट स्पेंड करके वापस चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर वेबसाइट कंटेंट, इसलिए वो वापस चला गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैं फुफ्फो खाला करता हूँ ना, तो ये मैं ड्रामा वाली फुफ्फो नहीं कर रहा होता। वैसे मैं जस्ट लाइटर नोट पे थोड़ा सा चीज को लाइटर नोट पे लेने की फुफ्फो खाला करता हूँ। अदरवाइज ना मेरी फुफ्फो है ना मेरी खाला है, ना मेरे चचा है, ना मेरे ताए हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता इन मसलों का। वैसे इट डजंट मीन कि मैं कोई फसादी बातें करता हूँ, लड़ाई झगड़े वाली मैं नहीं करता, मैं बस लाइटर नोट पे इस तरह की बातें करता हूँ, ठीक है। समझ आ रही है? फातिमा, मेरे आप लोग नहीं है मेरे, दिल तोड़ दिया आपने ऐसी बात करके, रुला दिया आपने मुझे। आपके होते हुए, आप लोगों की होते हुए मुझे जरूरत है किसी खाला ताई फुफ्फो चाची मामी की? है जरूरत? बताएं जरा। क्या आपने तो दिल तोड़ दिया मेरा, रुला दिया आपने मुझे। अब मैं लेक्चर कैसे लूंगा? ओ माय गॉड, क्या बात क्या कर दिया आपने। अच्छा जी, तो इसी तरह अब आप ये देखें कि जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट में हमारे पास कोडिंग होती है और डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो जब हम वेबसाइट का कोड बना रहे होते हैं ना, ठीक है, जब हम वेबसाइट का कोड लिख रहे होते हैं, तो वेबसाइट डिजाइन बनाते हुए, वेबसाइट डेवलप करते हुए, अगर हम वेबसाइट का कोड अच्छा नहीं रखते तो हमारी वेबसाइट हैवी वेबसाइट बन जाती है। हमारी वेबसाइट, हाँ अहमद रफी, बिल्कुल। आपका बाउंस रेट जितना कम होगा, इसका मतलब है आपका कंटेंट उतना ज्यादा इंगेजिंग है। आपका कंटेंट जितना ज्यादा इंगेजिंग है, आपका कंटेंट उतना ज्यादा गूगल के टॉप पर रैंक करेगा। तो अब इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि आपने वेबसाइट बनाई, और आपकी वेबसाइट में HTML कोड होता है। क्या होता है? क्या होता है? HTML कोड, बैकएंड पे कोड हुआ होता है जिसकी बेस पे आपकी वेबसाइट चलती है। अगर आपकी HTML कोड अच्छा नहीं है, और आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है कि वेबसाइट कितनी देर लेती है लोड होने में, अगर आपकी लोडिंग स्पीड ज्यादा है, यानी आप यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लें और वो 4-5 मिनट हो गई है, लोड ही हो रही है, ओपन नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे? आप बाउंस बैक कर जाएंगे। तो जब आप बाउंस बैक करेंगे, तो अहमद मुझे बताएगा, आप अहमद, आप गूगल में आए, आपने एक आर्टिकल ओपन किया, लेट से ये, अब ये वेबसाइट लोड हुई जा रही है, ओपन नहीं हो रही, ये तो ओपन हो गई है, लेट से लोड हुई जा रही है, ओपन नहीं हुई। और आप यहाँ पे लेट से, ये वेबसाइट है, ये लोड हुई जा रही है, ओपन नहीं हो रही, और आप बैक का बटन दबाते हैं, तो बाउंस रेट कितना होगा? व्हाट वुड बी द बाउंस रेट? 100%, यस, 100%, 100%। वेबसाइट खुली ही नहीं, उस बंदे ने पहले ही बंद कर दी। अहमद, आगे जाके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। जब वेबसाइट ओपन ही नहीं तो आपका बाउंस रेट 100%। तो गूगल कहेगा बेटा जरा जाओ ना बाजार से सब्जी लेकर आओ, ठीक है, तब तक मैं आपकी वेबसाइट जरा डाउन कर रहा हूँ।
तब जो आपकी वेबसाइट होती है वो गूगल उसको क्या करता है, गूगल उसको डाउन कर देता है। ठीक है, आप कभी भी रैंक नहीं करते फिर। ठीक हो गया। उम्मे लैला पेज ओपन ही नहीं हुआ, अभी लोड हो रहा था। देखो आर्टिकल खुलता है तो आप टाइम स्पेंड करते हो ना, आर्टिकल खुलने से पहले ही आप वापिस चले गए, तो इसका क्या मतलब है कि आर्टिकल ओपन हो रहा था एंड यू वेंट बैक, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द आर्टिकल। एग्जैक्टली अब डिपेंड ये करता है, एग्जैक्टली एक बंदे पे कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ यूजर्स, अगर आपकी वेबसाइट पे 100 लोग आए हैं तो उन 100 लोगों में से कितने लोग वापस गए हैं, इसकी बेस पे आपका स्कोर कैलकुलेट होता है। इसकी बेस पे आपका एक स्कोर कैलकुलेट होता है। अहमद रफी को समझ आ गया है। हाँ, इसलिए बिल्कुल मुबीन अल्ताफ, जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो आप देखते हैं आपकी वेबसाइट का कोड कैसा है, आपकी वेबसाइट हैवी तो नहीं है, आपकी वेबसाइट कितनी देर में खुल रही है, कितनी देर में नहीं खुल रही। प्रोबेबली योर वेबसाइट शुड मस्ट बी ओपन अंडर 1 सेकेंड। बेटा जी 1 सेकंड में खुलनी चाहिए। कितनी देर में खुलनी चाहिए? तो अहमद रफी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, एक यूजर की बेस पे गूगल थोड़ी डिसीजन लेता है। गूगल देखता है डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट जो यूजर्स आ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, महीने में कितनी बार ये इशू हो रहा है। ठीक है, तो अगर नेटवर्क डाउन है तो एक दिन पूरा सारों के साथ इशू आएगा ना। मुबीन अल्ताफ, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आपको पता होना चाहिए ना कि कोडिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे होनी चाहिए। तो जो डेवलपर काम कर रहा होता है, आप उसको समझाते हैं कि भाई जो वेबसाइट बनाओगे वो विद इन 1 सेकंड खुलनी चाहिए। ठीक है, प्लस छोटे मोटे चेंजेस हम खुद भी करते हैं। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, मुझे भी नहीं आती। समझ आ रही है? जहां तक कंफ्यूजन है तो बताएं। यहां तक सब क्लियर हो गया?
अच्छा जी, चलें, फिट हो गया। प्रोग्रामिंग श्रोग्रामिंग कोई नहीं, वर्ड प्रेस में आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। चल रहे हैं, कोई इतनी टेंशन नहीं है। आपको बगैर कोडिंग सिखा देंगे सारा। वो वर्ड प्रेस बड़ा मजेदार सी चीज है, उसमें सारे काम विदाउट कोडिंग हो जाते हैं। ठीक है। हमें आप लोग परेशान हो जाते हो, पता नहीं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो आप लोग। मैं करूँ तो करूँ क्या आप लोगों का? पहले आप लोग परेशान थे, एसयू क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, और अब आप लोग नहीं। सब कुछ बड़ा आसान है, सिर्फ वो मुश्किल है जो आपने नहीं किया होगा। ठीक है। अरुषा, आपसे किसने किया है वर्ड प्रेस का स्कोप कम है? दुनिया की ना 40-50% वेबसाइटें वर्ड प्रेस पे चल रही हैं दुनिया की। आपके पास ना 10 में से जो 8 प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, वो वर्ड प्रेस के आते हैं। ठीक है जी। वर्ड प्रेस आगे सिखाऊंगा इसके बाद। अच्छा जी। पेज लोडिंग स्पीड वाया HTML, इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट के बैकएंड पे जो HTML कोडिंग हुई हुई है, वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि आपका पेज जल्दी से लोड हो जाए। ठीक है। देन आ जाता है डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट क्या है जी, बताएं। व्हाट इज अ डुप्लीकेट कंटेंट? एक चीज माइंड में रखना कि डुप्लीकेट और कॉपीराइट कंटेंट में क्या डिफरेंस है। मैं आपको अब एक चीज समझाता हूँ। देखो, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जिसमें ये यूज होता है। ठीक है। डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी जाती वेबसाइट के ऊपर दो आर्टिकल्स का कंटेंट सेम है। आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर दो आर्टिकल्स का कंटेंट सेम है। जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा, हाउ टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर, और आप दूसरा आर्टिकल लिख रहे हैं, हाउ टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, और इन दोनों का कंटेंट भी मिलता जुलता है एक दूसरे के साथ, तो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट कंटेंट। इसको हम क्या कहते हैं? नो प्रमोशनल थिंग्स। ये कौन है जिसने कमेंट किया है चैट में? क्या करते हो यार आप लोग? शकलैन ताहिर। नो प्रमोशनल कंटेंट इज अलाउड यार, प्लीज डोंट शेयर, नो इशू। तो डुप्लीकेट कंटेंट मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो दो आर्टिकल्स हैं, वो बिल्कुल एक जैसा कंटेंट है उनका। ठीक है। और कॉपीराइट का कंटेंट है कि आप कॉपीराइट कंटेंट का मतलब है कि किसी और की वेबसाइट से आपने कंटेंट कॉपी किया और अपनी आर्टिकल में यूज कर दिया। कॉपीराइट कंटेंट का क्या मतलब है? कॉपीराइट कंटेंट का मतलब ये है कि आपकी आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो आपने किसी और की वेबसाइट से कॉपी किया है। डुप्लीकेट और कॉपीराइट कंटेंट का मतलब समझ आ गया? डुप्लीकेट और कॉपीराइट कंटेंट का मतलब समझ आ गया?
दोबारा चीज रिपीट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी हो। डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर दो आर्टिकल्स का कंटेंट एक जैसा है, एक ही टॉपिक है, एक ही कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपने लिखा है। जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा हाउ टू लोअर ब्लड प्रेशर, दूसरा आपने आर्टिकल लिखा हाउ टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम है, तो भाई दो लिखने की क्या जरूरत है। आपकी वेबसाइट का हर आर्टिकल यूनिक होना चाहिए। एवरी आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट शुड मस्ट बी 100% यूनिक। आपने जो एक आर्टिकल में प्राइमरी कीवर्ड यूज किया है, आप अपनी वेबसाइट के किसी और आर्टिकल में वो प्राइमरी कीवर्ड कभी भी यूज नहीं करते, वरना आपका कंटेंट डुप्लीकेट कंटेंट हो जाता है। आपने जो एक आर्टिकल लिखा, उसमें जो आपने प्राइमरी कीवर्ड लिखा है, उस प्राइमरी कीवर्ड का जो सिनोनिम कीवर्ड है, उसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर दूसरा आर्टिकल कभी नहीं लिखते, अदरवाइज वो डुप्लीकेट कंटेंट हो जाता है। और कॉपीराइट कंटेंट का मतलब ये है कि उम्मे लैला हमारी स्टूडेंट जो 2 किलोमीटर आगे जाके परेशान होती है, कुछ स्टूडेंट हैं 2 किलोमीटर आगे का सवाल पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो 2 किलोमीटर आगे जाके परेशान हो जाते हैं, है ना। अब लेट्स से उम्मे लैला की वेबसाइट है ummilala.com, और मुझे पता है कि उम्मे लैला 2 किलोमीटर आगे जाके परेशान होंगी, तो मैं उम्मे लैला की वेबसाइट पे जाता हूँ, इसका कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट में डाल देता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड द कॉपीराइट कंटेंट। अब गूगल को पता है कि उम्मे लैला ने मुझसे 6 महीने पहले पब्लिश किया है, और मैं सेम कंटेंट 6 महीने बाद डाल रहा हूँ, तो हु इज द ओरिजिनल ऑनर ऑफ दिस कंटेंट? उम्मे लैला। तो गूगल मेरा कंटेंट कभी भी रैंक नहीं करेगा, बिकॉज आई कॉपीड द कंटेंट ऑफ उम्मे लैला। इमेजेस को बाद में देखेंगे ना, इमेजेस में कंफ्यूजन है, कौन सी चीज कॉपीराइट होती है कौन सी नहीं होती। मैं कुछ चीजें आपको ऐसी बताता हूँ जो गूगल नहीं कहता, ठीक है, लेकिन वो मेरी बातें ठीक होती हैं, ठीक है। तो आगे टाइम पे बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। भाई अगर आप डिफरेंट कंपनीज के लिए लिख रहे हो फिर तो मसला ही नहीं ना, मैं एक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने एक वेबसाइट के ऊपर किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट किया तो दिस इज कॉपीराइट कंटेंट, और आपने एक वेबसाइट के ऊपर दो सिमिलर आर्टिकल लिख दी, दिस इज डुप्लीकेट कंटेंट। हर कंपनी की अलग वेबसाइट है, उस पर आप अलग यूनिक कंटेंट डेवलप करो। समीना बीबी, मेरी सिस्टर का नाम भी जो है ना दैट इज समीना। तो मैं आपको एक बात बताऊं समीना बीबी, कि जहां आपकी सोच खत्म होती है ना, वहां गूगल बैठा हंस रहा होता है, पता है आपको। जहां पे आपकी सोच खत्म होती है ना, वहां गूगल बैठा हंस के हाथ हिला रहा होता है, ठीक है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते गूगल के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है पेज लोडिंग स्पीड वर्सेस क्रोम। अब क्रोम क्या है जी, बताएं व्हाट इज क्रोम। क्रोम एक ब्राउजर है, और क्रोम गूगल का ब्राउजर है। क्रोम किसका ब्राउजर है? क्रोम गूगल का जाती पर्सनल ब्राउजर है। तो जब हम क्रोम में अपनी वेबसाइट चलाते हैं ना, जब हम अपनी वेबसाइट क्रोम में चलाते हैं, तो हमारी वेबसाइट का सारा वो कच्चा चट्टा जो होता है ना, वो गूगल के सामने खोल रहा होता है। तो गूगल को लग समझ जाती है कि आपकी वेबसाइट की क्वालिटी क्या है, आपकी वेबसाइट में ठीक क्या है, आपकी वेबसाइट में गलत क्या है, आपकी वेबसाइट में अच्छा क्या है, आपकी वेबसाइट में बुरा क्या है। तो क्रोम क्योंकि गूगल का है, तो जब आपकी वेबसाइट क्रोम पे चलती है, तो गूगल क्रोम की बेस पे आपकी वेबसाइट की चीजें निकाल के देख लेता है आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है।
आपकी वेबसाइट पे जो पेज है वो कितनी देर में लोड होता है। आपको पता चल रहा होगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत मैटर करती है, पता चल रहा है ना, आपकी वेबसाइट की स्पीड भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, अगर कॉपीराइट कंटेंट में चेंजिंग करके उसको यूनिक बना दिया जाए तो वो कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट वो कंटेंट होता है जो एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी होता है। हमारी अटेंडेंस कम क्यों होती जा रही है, 220 230 से हम 197 पे आ गए हैं, क्या रीजन है आपके ख्याल में? लेक्चर में कोई इशू है तो मुझे बताएं। आई बिलीव इन लर्निंग एंड इम्प्रूविंग माई स्किल। ठीक है, आपने पढ़ना है, मैं वैसे पढ़ाऊंगा जैसे आपने पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि लेक्चर में हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या कोई कमी पेशी है तो यू कैन टेल मी ऑन अ वेरी क्लियर नोट। बाउंस रेट ऑफ लेक्चर, इसका मतलब है कि मेरा लेक्चर अच्छा नहीं है, कलीम शहजाद साहब। हम्म, मतलब आप ऐसा सोचते हैं, सही। ऐसी बात है कलीम साहब। आपको पता है मैं आपको कितना ऊंचे ऊंचे पढ़ा रहा होता हूँ। अच्छा, और मुझे पता भी नहीं चलता। यहाँ से आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन बड़ी कमाल की चीज है, ये मैं कल आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब आगे मैं मूव ऑन नहीं कर सकता क्योंकि आगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन आ गया। नहीं 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 गरीब साहब, वो कहते हैं ना, दिल के अरमा जैसे आंसुओं में बहते हैं, वैसे दिल की बात जबान पे भी आ जाती है। ठीक है, तो तकरीबन हमें 3 और लेक्चर्स लगेंगे, एंड आफ्टर 3 लेक्चर्स हमारा ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम वर्ड प्रेस पे जाने वाले हैं। समझ आ रही है? मजा आने वाला है इंशाल्लाह। मैं आई एम अ पोइट, आई एम अ गुड राइटर, मेरी उर्दू में बड़ी अच्छी, मेरा बड़ा अच्छा हाथ बैठा हुआ उर्दू में। मैं बड़ा अच्छा राइटर हूँ उर्दू का, मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग है। मैंने अराउंड 50 स्क्रिप्ट्स अपने लिखे हुए हैं, जो कि मैंने अपना कंटेंट डेवलप करना है यूट्यूब पे। क्योंकि मैं हर इंसान सोचता है कि व्हेन वी विल, मेरे लिए एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि हाउ विल आई बी रिमेम्बर्ड आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। आप कैसी इन्वेस्टमेंट्स करते हो? आप लोगों की जिंदगी में इन्वेस्टमेंट करते हो, लोगों की सोच बदलने में इन्वेस्टमेंट करते हो, लोगों की लाइफ केमिस्ट्री को चेंज करने में करते हो। तो आई हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स। एक वीडियो मैंने बनाई भी सही, पहली वीडियो थी, बहुत परफेक्ट नहीं बनी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी गुड। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली भी सही, बट इंशाल्लाह आई हैव अराउंड 50 60 स्क्रिप्ट्स जो मेरे अपने लिखे हुए हैं, एंड दीज आर लाइफ चेंजिंग स्क्रिप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो जिनका ताल्लुक आपकी यकीन से है, आपकी मेहनत से है, आगे बढ़ने से है, सोसाइटी की इश्यू से है, लोगों से बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यूट्यूब पे आप लिखेंगे मोहम्मद उस्मान, एक वीडियो डाली है, पहली थी तो इतनी परफेक्ट नहीं बनी, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ब्रिंग मोर, बस आई एम नॉट गेटिंग टाइम। याद रखिए, मैं बेतहाशा ऐसे लोगों को जानता हूँ। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है मौत। हमने मरना है, मैंने मरना है, आपने मरना है, सबने मरना है। कभी भी इस हकीकत से आंखें मत चुराइए। आप 50 लाख की गाड़ी में बैठे, आप 5 लाख की गाड़ी में बैठे, माइंड में रखें कि यू हैव टू डाई। ठीक है, और मरने के बाद आपकी असल लाइफ स्टार्ट होती है। आज डॉक्टर इसरार साहब फोत हो गए, कितने लोगों ने उनको जिंदगी में नहीं देखा, बट आज भी आप डॉक्टर इसरार साहब की वीडियोस उठा के देखिए, आपको रहनुमाई मिलती है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, आपका रिलीजन पे बिलीफ बनता है। वो फोत हो गए हैं, लेकिन उनका कंटेंट
उनका कंटेंट आज भी उनके लिए बख्शिश का सबब बनेगा। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो गैर इखलाकी वीडियोस बनाते हैं जस्ट टू गेट द फेम एंड व्यूज, गालियां देते हैं, वाहियात बातें करते हैं। दे ऑल्सो हैव टू डाई वन डे। तो मरने के बाद उनको कैसे याद रखा जाएगा? उनका इंट्रोडक्शन क्या होगा? व्हाट वुड बी देयर इंट्रोडक्शन? ठीक है। कि आपके मरने के बाद आपकी पहचान क्या होगी, और कल जब मरने के बाद आप खुदा के सामने जाएंगे और अल्लाह आपसे पूछेगा कि हाँ भाई क्या करके आए हो दुनिया में, तो कुछ ऐसा किया हो कि आप शर्मिंदा ना हो। तो मेरी ये ख्वाहिश है जिंदगी की, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है, मैं एक बड़ा तगड़ा किस्म का सोशल एक्टिविस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने पाकिस्तान में सबसे बड़ी और सबसे पहली एंटी हरासमेंट डिजिटल कैंपेन स्टार्ट की। हमने मोर देन 1000 केसेस को स्टडी किया, हमने हरासमेंट विक्टिम्स को विदाउट लीगल प्रोसिक्यूशन एम्पावर किया, हमने रिसर्चेस की। मेरा अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना नॉलेज है चीज़ के ऊपर के आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपकी पहचान कुछ अच्छी हो। इसलिए मैं मेरा इंटरेस्ट है इस चीज में कि मैं ऐसा कंटेंट डेवलप करूं यार, कम से कम पढ़ के सुन के आप लोगों को मजा आए। आप वो कंटेंट देखिए, आप किसी परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ है, आपके दिल को हल्की सी उम्मीद मिल जाए यार, 0.0001% स्पार्क क्रिएट हो जाए आपके अंदर। समझ आ रही है? मुझे 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 इस चीज से खुशी नहीं होती कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। मुझे इस चीज से खुशी होती है यार, शायद मेरी किसी बात का आप पे कोई पॉजिटिव असर पड़ गया हो, तो ये इन्वेस्टमेंट है। मेरी कोई एक बात सुन के आप एक अच्छा काम कर दो, आप मेहनत कर लो, आप कामयाब हो जाओ, तो यू आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर। तो उन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अगर मेरा 0.001% कंट्रीब्यूशन है ना, तो अल्लाह मुझे उसका सिला देगा। इसलिए नॉलेज डिलीवर करने में भाई हम कंजूसी नहीं करते। हम आपसे फिर ये कहते हैं कि जो चीजें हम आपको डिलीवर करते हैं, दुआ करें आपको जिंदगी में ऐसा ट्रेनर फिर मिल जाए। इट डजंट मीन कि हम अपनी तारीफ करते हैं, इट मीन्स कि हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं नेक नियति के साथ। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। ठीक है। आप दूसरों के लिए सहारा बने, छोटी छोटी किया करें। मैं अपनी तारीफें नहीं कर रहा, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खाने खाते हैं। अब हम शादी पे जाते हैं, हम खाना नहीं खाते, सब कुछ खाया हुआ है, हफ्ते में 4 4 दिन 5 5 दिन खा रहे हैं। एक टाइम था शादी का वेट होता था, अच्छा खाना खाएंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब ये खाते हैं अब तो हर किसी घर, अब आपके घर में मुझे पता है मेरे से अच्छी चीजें बनती होंगी। अब लोगों का टेस्ट बड़ा अच्छा हो गया, लोगों के हालात बड़े अच्छे हो गया। शादियों में लोग खा ही नहीं सकते आप। ठीक है। तो मैं इस वीकेंड पे एक शादी पे गया, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था ज्यादा खाना खाने का। तो उस टेबल पे 6 लोग बैठे थे, 2 बूढ़े थे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको सर्व करना शुरू कर दिया। वो खाने वाला ट्रे आया, मैंने बाबा जी सालन डालने लगे, मैंने कहा रुके, मैंने उठ के बाबा जी को सालन डाल दिया। उनको रोटी चाहिए थी, मैंने उनको रोटी पकड़ा दी। साथ एक और अंकल बैठे थे, उनको खाना डाल दिया, ये कर दिया वो। अब अल्लाह की जात ये जानती है कि आपको बताने के पीछे और वहां पे अमल करने के पीछे कोई दिखावा नहीं है, मैं कोई जाती लालच नहीं है। ठीक है। लेकिन मतलब ये था कि आई वॉज फीलिंग गुड टू डू दिस थिंग। तो लोगों के न सामने भी आपकी लोग भी फील करते हैं कि यार दिस मैन इज इंस्पिरेशन। तो लिटरली आफ्टर सम टाइम वो मुझे अंकल कहते हैं बेटा खुद भी कुछ खा लो यार, हमें ही खिलाओगे तो मैंने कहा मैं खा तो रहा हूँ, वो खा ही रहा हूँ, साथ खाना अपने लिए डाल रहा हूँ, अगर साथ वाले को थोड़ा सा डाल दिया तो क्या हो जाएगा। बट आई वॉज फीलिंग कि दे वर वॉचिंग मी विद डिफरेंट आईज कि यार ये बंदा कौन सी खराई मखलूक है। यहाँ पे तो लोग हाथों से प्लेटें खींच रहे हैं, और ये बंदा खुद बाद में डाल रहा है, हमें पहले डाल के दे रहा है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये इंशाल्लाह आपने अडॉप्ट करनी है। ठीक है। समझ आ रही है? अब लोग समझते हैं आप शो ऑफ कर रहे हो, तो समझे आप अमल अल्लाह के लिए कर रहे हो, लोगों के लिए थोड़ी कर रहे हो।
मेरे सामने दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए और वो मेरे ऊपर बहुतानों की बौछार कर दे, मैंने अगर वो काम नहीं किया, आई डैम केयर। दुनिया मुझे नफरत करे, आई डैम केयर। मेरे लिए सिर्फ एक मकसद है, और वो है कि मेरे हर काम के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात की रजा है। मैं सिर्फ ये सोच के अच्छा काम करता हूँ कि यार मैंने अल्लाह के सामने जाना है ना। आप सिर्फ ये सोचिए कि कल जब खुदा ने आपसे ये पूछ लिया, बताओ तुम मेरे लिए क्या करके आए हो, और आपकी गर्दन झुक गई, और उसके बाद अल्लाह आपको जन्नत में भी भेज देना, तो आप जन्नत में भी शायद शर्मिंदगी के साथ परेशान रहोगे, मैं अल्लाह के उस सवाल का जवाब नहीं दे सका। अल्लाह ने मुझे इतनी खूबसूरत जिंदगी दी, रिसोर्सेज दिए, तालीम दी, एजुकेशन दी, खूबसूरत शक्ल दी, लोग मेरी बात सुनते थे, मैंने कुछ तो कर लिया होता है ना। आपकी इबादत आपके अपने लिए है, ठीक है? आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अपने हर अमल के सबब अल्लाह की रजा रखें। आप 10 करोड़ का घर खरीदें, आप 10 करोड़ का घर खरीदें, लेकिन दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं 10 करोड़ का घर बनाना चाहता हूं अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए। आई डैम केयर, मैं लोगों को नहीं दिखाना चाहता। मैं 50 लाख की गाड़ी खरीदूंगा अपने लिए। समझ आ रही है? लेकिन हमारी सोसाइटी में 99% काम लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है। शादी हो रही है, अच्छा जी, मैं शादी हो रही है आपकी कजन की। अब पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, हाँ जी मामू क्या दे रहे हैं, फुफ्फो क्या दे रही है, ताई क्या दे रही है, फलाने क्या दे रहे हैं, फलाने क्या दे रहे हैं। अच्छा सारे ये दे रहे हैं ना, ओ भाई हमने फ्रिज देना है, हमने फ्रिज देना है। मकसद क्या है? ताकि सबके ऊपर हमारा पांव भारी हो। 50,000 रुपया भी लगाया, और दिखावे में 50,000 रुपए के बदले में गुनाह भी कमाया। आप क्यों देते हो फ्रिज? यार 5,000 की इस्त्री लेके दे दो, लेकिन देते हुए ये सोचो कि वो बच्ची जब उससे कपड़े इस्त्री करेगी ना, और उसको आसानी होगी ना, तो अल्लाह की जात आपसे राजी होगी। ठीक है? अल्लाह की रजा। और इसका तरीका पता है क्या? मैं आपको बताता हूँ। हम गरीबों की मदद करते हैं ना, आज ये चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम लोग जब गरीबों की मदद करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं अपने हाथ से दो, सवाब मिलता है। एक बंदे को आप अपने हाथ से देते हो ना, तो आपके दिमाग में ख्याल आ जाता है कि वो मुश्किल में था तो मैंने उसकी मदद की थी। और उस बंदे के दिमाग में ख्याल आ जाता है कि मैं मुश्किल में था तो उस बंदे ने मेरी मदद की। वो बंदा आपके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, और आपका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज्यादा हो जाता है। कुछ अरसे के बाद वो थोड़ी सी नरमी गर्मी करता है, आप कहते हो कल तू मांगता फिरता था, मैंने तेरी मदद की थी, आज तू मेरे आगे बोलता है। और दूसरा सिनेरियो क्या होता है? वो बंदा सारी जिंदगी आपके सामने नजर नहीं उठा सकता। ठीक है? अब आप एक बंदे की हेल्प करो, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू करो, और उस बंदे को ये पता ना हो कि उसकी हेल्प आपने की है। लेट्स से एक बंदा है, उसका नाम है अली, वो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है, और मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट नहीं देता, मैं पैसे दूंगा इम्तियाज को। इम्तियाज ने उसको दिए, उसको ये पता है कि जी इम्तियाज साहब ने पैसे दिए, इम्तियाज साहब किसी जानने वाले ने दिए हैं। उसको ये नहीं पता कि उसकी मदद मैंने की है। अब जब वो मेरे सामने खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें करेगा ना, और मेरे सामने वो जनाब सीना अकड़ के बातें करेगा ना, और मैं एक बार मुस्कुराऊंगा ना, और मैं कहूंगा ना कि या अल्लाह देख, मैंने इस बंदे की कितनी मुश्किल में हेल्प की थी तेरी रजा के लिए, मैंने इस बंदे को बताया भी नहीं है। अगर मैं बताता तो शायद मेरे सामने झुक के बात करता, देखिए कैसे सीना अकड़ के कर रहा है। और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मैंने तो आपकी रजा के लिए किया था। और फिर वो बंदा कल आपका दुश्मन हो जाए, आपके खिलाफ बातें करे, और आप मुस्कुरा के अल्लाह की तरफ देखो, आपको या अल्लाह देखी, मैंने तो आपकी रजा के लिए किया था, जो मर्जी है करता रहे, मैं राजी हूँ। तो क्या लगता है अल्लाह आपको सिला नहीं देगा?
अल्लाह करीम आपको चला नहीं देगा। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो आपके हर अमल का मकसद अल्लाह करीम की रजा होनी चाहिए। हर रोज रात को सोने से पहले एक बार परेशान हुआ करें कि हम खुदा का सामना कैसे करेंगे। बेतहाशा पैसा कमाएं, करोड़पति नहीं अरबपति बने, कोई गुनाह नहीं है पैसा कमाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने तिजारत की, बेहतरीन तिजारत की, खूबसूरत तिजारत की, दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की। ठीक है, पैसा कमाएं, बड़ा घर बनाएं। आपके माँ बाप ने आप पे मेहनत की है, उनको सुख देने के लिए बड़ी गाड़ी खरीदें, उनको खुश करने के लिए बड़ा घर बनाएं। दुनिया के दिखावे से बाहर आ जाए। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? दुनिया आपसे खुश नहीं होती, दुनिया हसद करती है। तो कुदरती सी बात है, जिसके पास नहीं है वो दूसरे के पास देखता है, उसको तकलीफ होती है। जिंदगी में कुछ भी दिखावे के लिए मत करें।